बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 7 सितंबर 2022 का दिन है जी, वेंसडे, बुध का 196th डे, 196वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट, जिसका जिक्र मैंने गुज़िश्ता वीडियो में किया था, वो रिपोर्ट गुज़िश्ता रात गए वो रिपोर्ट सामने आ गई थी। उस रिपोर्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने, तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। एक तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने उस रिपोर्ट में, बहुत इंतज़ार था इस रिपोर्ट का, इस रिपोर्ट में आलमी इदारे ने कहा कि जी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के गिरदो नवा में बहुत ज़्यादा लड़ाई झड़पें, शेलिंग रिपोर्ट हो रही है, जिसका असर ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी पड़ रहा है। ठीक है। दूसरा जो मोटा पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट नुक्ता इस रिपोर्ट में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने रेज किया, उन्होंने कहा कि जी ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को बहुत ज़्यादा खतरा है इस शेलिंग की वजह से, इस फाइटिंग की वजह से। ठीक है जी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर रूसी फौजी और रूसी फौजियों की जो गाड़ियां हैं वो पार्क हुई हुई हैं और रूसी फौजी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो यूक्रेन का जो अमला है ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर जो काम कर रहा है, वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार है इस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि रूसी फौजी उनसे काम करवा रहे हैं यूक्रेन के अमले से, और वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार है। फिर कंक्लूजन इस रिपोर्ट का ये निकाला गया कि जनाब इसे एक नो वॉर जोन, एक सिक्योरिटी जोन इसके गिर्द जो है वो बनाना चाहिए, ताकि किसी भी न्यूक्लियर डिज़ास्टर से बचा जा सके। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए इस रिपोर्ट के, जिस पर यूक्रेन का रद्द-ए-अमल सामने आया। यूक्रेन ने कहा कि देखो, हम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, रशिया ने ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक मिलिट्री बेस में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि रूसी फौजी यहाँ पर मौजूद हैं और रूसी फौजियों की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये यूक्रेन के मौक़िफ़ की तायद हुई और इस रिपोर्ट को पॉजिटिवली लिया यूक्रेन ने, और यूक्रेन ने कहा कि बिल्कुल ठीक रिपोर्ट है। और अब जो डिमांड कर रहा है आलमी इदारा कि इसे सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, नो वॉर जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए, तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए। रशिया ने क्या कहा? रशिया ने नाराज़गी का इजहार किया। रशिया ने कहा कि जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो रिपोर्ट है, इसमें एक चीज़ बिल्कुल इग्नोर की गई, और आलमी इदारा चाहे उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो एक साइड नहीं ले सकता, फिर भी आलमी इदारे को बताना चाहिए था कि शेलिंग किसकी जानिब से की जा रही है। आलमी इदारे ने शेलिंग का नहीं बताया कि वो यूक्रेन की जानिब से की जा रही है, लेकिन आलमी इदारे ने अपनी रिपोर्ट में ये बता दिया कि रूस के फौजी और रूस की गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। असलहा, गोले बारूद का जिक्र आलमी इदारे की रिपोर्ट में नहीं किया गया। तो रूस ने बहरहाल ये कहा कि नो वॉर जोन या सिक्योरिटी जोन हम इसको नहीं मानते, क्योंकि हमें ये रिपोर्ट जो है वो सही नहीं लगी। ये बायस्ड रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट का टिल्ट यूक्रेन की जानिब था, जिसमें रशिया के खिलाफ तो बातें की गई, लेकिन ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन की जानिब से इस पावर प्लांट पर हमले किए जा रहे हैं। बहरहाल यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये डिमांड कर रहे हैं कि इसे नो वॉर जोन डिक्लेयर किया जाए, एक सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया जाए, लेकिन रशिया ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए ये कहा कि आप गारंटी देते हैं कि यूक्रेन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट का कंट्रोल नहीं संभालेगा, इस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो यूक्रेन कि जब आलमी इदारे के 14 नुमाइंदे यहां पर पहुंचे थे ज़पोरिज़िया, तो यूक्रेन ने हमला किया था और इस ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो रशिया ने कहा कि आप गारंटी देते हैं कि यूक्रेन ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। वो यूक्रेन, मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन ने खिरसोन के बाद अब लोहेंस्क रीजन और खार्किव में भी अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर दिया है। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए और खुद यूक्रेन के गवर्नर और जो सेपरेटिस्ट हैं, रशियन सेपरेटिस्ट, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स जारी करते हुए कहा कि खिरसोन के बाद अब लोहेंस्क रीजन और खार्किव के अंदर भी यूक्रेन की फोर्सेस अपने इलाके वापस लेने के लिए उनके हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। यानी कि यूक्रेन को, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या बात की अपने वीडियो पैगाम में? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा, उनकी टोन चेक करें, उन्होंने कहा जी सरेंडर कर दो या दौड़ लगा दो, यहाँ से चले जाओ। दोबारा से रिपीट कर रहे हैं वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। पहले भी खिरसोन में जब अपना काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट करने लगे थे तो उन्होंने रूसी फौजियों को कहा था कि दौड़ लगा दो या फिर सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। अब उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो, या फिर जो बॉम्ब शेल्टर हैं वो ढूंढ लो, क्योंकि हम अब गोले बरसाएंगे, बम बरसाएंगे अपने इलाके
वापस लेंगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की टोन में क्यों है? बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो हैं वो इस तरह के सामने आ रही हैं कि कोई ना कोई कॉन्फिडेंस तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को है जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहा। कोई तो असलहा, गोला बारूद, कोई मदद, इमदाद, कोई इंटेलिजेंस ऐसी है जो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन की अफवाज को मिल रही है। और मॉस्को ये बता चुका है कि क्राइमिया के अंदर अगस्त के महीने में जो हमले हुए थे उसमें अमेरिका की इंटेलिजेंस शामिल थी, जो 4 से 5 हमले हुए जिनका पता भी नहीं लगा कि हमले किस तरीके कार को इख्तियार करते हुए यूक्रेन ने ये हमले कंडक्ट किए, कौन सी इंटेलिजेंस थी जो यूक्रेन की मदद कर रही थी। बहरहाल यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की टोन में जो कॉन्फिडेंस है वो ये बताता है कि कोई हिडन मदद, कोई इंटेलिजेंस, कोई असलहे, गोले बारूद की वो मदद जो रिपोर्ट नहीं हो रही वो यूक्रेन को मिल रही है। इसलिए यूक्रेन ने एट वंस 3 जगहों से, 3 रीजन से अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज़ किया। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ, नूर खान साहब हैं एक व्यूअर, उन्होंने एक सवाल किया था गुज़िश्ता वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर। नूर खान साहब ने पूछा था कि पाकिस्तान भी मदद कर रहा है यूक्रेन की, और इस तरह के रिपोर्ट्स जो हैं वो एक बार फिर से गर्दिश कर रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया, स्पेशली भारतीय मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट गर्दिश कर रही हैं आजकल। मैं बता दूं आपको कि खबर 7 अगस्त से 15 अगस्त के दौरान ये खबर रिपोर्ट हुई थी कि रॉयल एयरफोर्स, जो बरतानिया की एयरफोर्स है, उसका एक कार्गो तैयारा जो असलहा, गोला बारूद उठा के सप्लाई करने का काम करता है, वो तैयारा नूर खान एयर बेस से उड़ रहा है पाकिस्तान की, और वो फ़िज़ाई हदूद इग्नोर कर रहा है अफ़गानिस्तान और ईरान की, और वो फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रहा है सऊदी अरब, मिस्र, साइप्रस और फिर यूरोप का कंट्री रोमेनिया से। फिर ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यूक्रेन का मैरीटाइम बॉर्डर भी मिलता है और यूक्रेन का ओडेसा शहर भी मिलता है। यूक्रेन का जो वेस्टर्न साइड है वो भी रोमेनिया के साथ टच करती है। तो ये रोमेनिया जा रहा था पाकिस्तान से असलहा, और ये कहा गया, ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, ये वीडियो अगस्त में भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही थी सोशल मीडिया पर, और अब फिर से ये वीडियो गर्दिश कर रही है। इसमें दिखाया गया है कि 122 mm जो पाकिस्तान में बनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, वाह फैक्ट्री में, ये असलहा यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। और ये यूक्रेन के मैदान जंग की वीडियो, और ये बिल्कुल भी मैं इसको कंफर्म नहीं करूंगा कि वीडियो एक्चुअल रियल है या नहीं। फिर भी ये वीडियो जो है वो अगस्त में भी वायरल हुई, और अब दोबारा से वायरल क्यों हो रही है? क्योंकि भारत ने ये मुद्दा यूके के साथ उठा लिया कि जनाब हमारे आपके साथ डिफेंस टाइज हैं, उसको लेकर हमें कंसर्न्स हैं कि आपका तैयारा नूर खान एयरबेस क्या करने आता है, और फिर वो 7-8 दिन क्यों इस रास्ते से चक्कर लगाता हुआ रोमेनिया तक पहुंच रहा है। क्या पाकिस्तान का वह ऑर्डिनेंस का असलहा जो है वो सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन को? ये भारत का मीडिया, अगस्त में भी भारत का मीडिया भरा हुआ था, सारे जरीदे जो हैं भारत के वो ये रिपोर्ट कर रहे थे। ना बरतानिया की जानिब से, ना यूक्रेन की जानिब से, ना रशिया की जानिब से, ना ही पाकिस्तान की जानिब से इस रिपोर्ट पर कोई कमेंट किया गया या कोई स्टेटमेंट सामने आई। अब फिर से ये रिपोर्ट इसलिए गर्दिश कर रही है कि भारत ने मुद्दा बरतानिया के साथ उठा लिया है। अब नूर खान साहब सवाल कर रहे थे कि इसके पाकिस्तान को क्या नुकसानात और क्या फ़वाइद हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एक टोटली सेपरेट इशू है। अब मैं आपको ये देख लें कि रशिया भारत को असलहा सप्लाई करता है। जो भारत का पायलट पाकिस्तान में आकर गिरा था, अभिनंदन, वो जिस तैयारे में सवार था वो भी सोवियत दौर का तैयारा था, रूसी साख्ता तैयारा था, MiG-21। तो रूस भारत को असलहा सप्लाई करता है। तुर्की की जानिब देख लें, तुर्की के ड्रोन्स जो हैं वो यूक्रेन के अंदर उड़ रहे हैं, और तुर्की सालस का किरदार अदा करता है रशिया के साथ। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकातें होती हैं हर महीने, 2 महीने के बाद। तो ये जो असलहा बेचने की कारोबार की एक इंडस्ट्री है, ये एक टोटली सेपरेट इशू है। लेकिन भारतीय मीडिया और भारतीय सार्फिन में कुछ पढ़ रहा था पोस्ट, उसमें लिखा हुआ था कि व्लादिमीर पुतिन, आप देख रहे हो कि पाकिस्तान किस तरह से यूक्रेन की मदद कर रहा है। एक तो ये कि एक टोटली सेपरेट इशू है ये असलहे का कारोबार, और अगर पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा बेच रहा है या बरतानिया पाकिस्तान से असलहा खरीद कर यूक्रेन को दे रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग इशू, क्योंकि रशिया भी भारत को असलहा देता है, तुर्की रशिया से असलहा खरीदता है, यूक्रेन को असलहा देता है। तो ये एक टोटली सेपरेट इशू है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं किया जा सकता, इस वीडियो फुटेज को कंफर्म नहीं किया जा सकता। शेर मज़ारी और कुछ तहरीक इंसाफ के लीडर्स ने दूसरे साइड को लेते हुए इस रिपोर्ट को और इस तरह के ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया शेर मज़ारी ने, और वो जो रिजीम चेंज वाली बात थी उसको रिपीट करते हुए इसे रीट्वीट किया गया। हालांकि
उसे इस बात से जोड़ने का इतना बड़ा मकसद नहीं बनता। अगर इस तरह से देखें, पॉजिटिवली देखें, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि अगर बरतानिया पाकिस्तान से असलहा खरीद कर यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है या फिर पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा बेच रहा है, तो ये कारोबार जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इस तरह का कारोबार चलता है। और दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि कंफर्म्ड रिपोर्ट्स नहीं है। और दूसरा, खिजर शाह साहब हैं, वो भी कमेंट करके पूछ रहे थे कि रशिया यूक्रेन की सप्लाई लाइन को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसे क्यों नहीं उड़ाता जो असलहा सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन को। तो खिजर साहब, आपको समझ आ गई होगी कि रोमानिया से ही 3 जगहों से यूक्रेन का बॉर्डर लगता है, फिर इसके अलावा पोलैंड भी है, इसके अलावा ब्लैक सी भी है, बहुत सारी जगहें हैं जहां से यूक्रेन को असलहा सप्लाई किया जा रहा है। और रशिया कोशिश कर रहा है, जो लवीव है, या ओडेसा है, जब मिकोलाइव के अंदर जो ठिकाने रशिया को मालूम होते हैं, रशिया के इंटेलिजेंस को, उनको रशिया निशाना बनाता है और जो असलहा गोला बारूद सप्लाई किया जा रहा है यूक्रेन को, उसको टारगेट करता है रशिया। लेकिन टोटली इस सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय करना रशिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तरफ 30 से 32 ममालिक जो हैं वो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन को असलहा गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं, और रशिया उन असलहे गोले बारूद के तोहफे तहाइफ को भी टारगेट कर रहा है, अपना ऑपरेशन भी कंडक्ट कर रहा है। और जो एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है, एनर्जी की जंग चल रही है, प्राइस कैप लगाया जा रहा है, उसकी जानिब भी रशिया का, व्लादिमीर पुतिन का फोकस है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने नुकसानात को डिनाई किया। व्लादिमीर पुतिन ने एक फोरम से खिताब करते हुए, इकोनॉमिक फोरम था रशिया के अंदर, व्लादिमीर पुतिन ने उस फोरम से खिताब करते हुए जब आगाज़ किया अपनी तकरीर का, तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रशिया को इस ऑपरेशन से ज़रा भर भी नुकसान नहीं हुआ। जो भी क्लेम्स यूक्रेन की जानिब से, बरतानिया की जानिब से, इन ममालिक की जानिब से किए जा रहे हैं कि 35,000 मार दिए, 40,000 मार दिए, हज़ारों टैंक्स तबाह कर दिए, असलहा ख़त्म हो गया, रशिया का फ़ौजी मर गए, रशिया के फ़ौजी मांग रहे हैं, रशिया जो है वो नॉर्थ कोरिया से असलहा ख़रीद रहा है, ये नौबत आ गई रशिया पर। लेकिन रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि 1% भी हमें इस ऑपरेशन से नुकसान नहीं हुआ। ये जंग हमने स्टार्ट नहीं की थी, बल्कि जंग स्टार्ट की थी नेटो ने, अमेरिका ने, मगरिब ने, यूरोप ने, और हम इसे अपनी मर्जी से ख़त्म करेंगे। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ये बहुत इंपॉर्टेंट खिताब किया उस इकोनॉमिक फोरम से, और ये बताया कि जब तक रशिया अपने अहदाफ अचीव नहीं कर लेता, रशिया अपना ऑपरेशन जारी रखेगा और हमें इस जंग से कोई नुकसान नहीं हुआ बल्कि फ़ायदा हुआ। जो भी रशिया का बिजनेस है वो ड्यूरिंग दिस वॉर बढ़ा। अब मैं आपको 2 खबरें बता दूं, एक तो चाइना और दूसरा म्यांमार, वो रशिया के साथ कारोबार करने के लिए तैयार हैं। रशिया की करेंसी में और चाइना की करेंसी में ये कारोबार किया जाएगा। म्यांमार रूबल के अंदर रशिया से ऑयल ख़रीदने के लिए तैयार है। नॉर्थ कोरिया के साथ, भारत के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात रशिया के बढ़े हैं, जिनका जिक्र व्लादिमीर पुतिन ने इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए किया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज से मैं आपको बता दूं कि उज़्बेकिस्तान में वहाँ पर SCO की मीटिंग है। इसी महीने 15 और 16 सितंबर को ये मीटिंग होगी, और इस मीटिंग के दौरान मुलाकात होने वाली है चाइना के सदर शी जिनपिंग की और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की 1-on-1 मुलाकात होगी। बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात इस वक्त, जबकि चाइना और ताइवान का तनाज़ा अभी बहुत गर्म हुआ है, और रूस और यूक्रेन का तनाज़ा तो खैर 6 से 7 महीने के करीब होने वाले हैं। रूस और यूक्रेन का तनाज़ा भी है। तो इस वक्त में चीन के सदर शी और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जो मुलाकात है वो एक्सपेक्टेड है। जो रिपोर्ट्स के ज़रिए चाइना के मीडिया ने कंफर्म किया कि सदर शी और व्लादिमीर पुतिन SCO की साइडलाइंस पर मुलाकात करेंगे। यहाँ पर तुर्की भी होगा, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी होंगे, भारत के वज़ीर आज़म भी होंगे। अच्छा, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है खबर शेयर करते हुए कि पाकिस्तान की भी रिप्रेजेंटेशन भी होगी वज़ारत उज़्मा के लेवल पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वहाँ पर एक्सपेक्टेडली मौजूद होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन तो हो सकती है लेकिन पाकिस्तानियों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल नहीं है। वो एक्साइटमेंट पहले जो हुआ करती थी कि जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस तरह के फोरम्स पर जाया करते थे तो बहुत सारी उम्मीदें होती थी पाकिस्तानियों को कि कुछ निकलेगा इस मुलाकात में, कुछ खबरें बाहर आएंगी, कुछ अच्छी मुलाकातें, अच्छी डिस्कशंस होंगी। यहाँ पर क्या डिस्कशंस होंगी वो आपको बेहतर अंदाज़ा है। जिस किस्म के अंदरूनी मामलात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं और उनका इम्पैक्ट बैरूनी ममालिक पर जो जा रहा है, जो रजीम चेंज और इस किस्म की इल्ज़ाम तराशियाँ और इस किस्म का जो सियासी चपकलिश पाकिस्तान के अंदर चल रही है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बैरूनी दुनिया पर कुछ अच्छा नहीं है। तो इस तरह के फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इतना बड़ा इम्पैक्ट
नहीं डालेगी अब जिस तरह का इम्पैक्ट पहले हुआ करता था पाकिस्तान का इस तरह के फोरम्स के अंदर शिरकत के दौरान। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी एक्सपेक्टेडली यहाँ पर मौजूद होंगे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये जो सितंबर 15-16 को होने वाला समिट है, इससे भी बड़ा समिट होगा अक्टूबर के अंदर होने वाला है इंडोनेशिया बाली के अंदर G20 समिट। G20 समिट में चाइना के सदर शी भी होंगे, व्लादिमीर पुतिन एक्सपेक्टेडली व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर भी वहां पर होंगे, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इनवाइट किया है इंडोनेशिया ने, और अमेरिका के सदर जो बाइडन भी वहां पर मौजूद होंगे। वो जो अक्टूबर में G20 समिट है, अगर ये सारे लीडर्स वहां पर शिरकत करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट समिट होगा, और तब तक अक्टूबर तक ये जंग चलेगी, ये अक्टूबर तक जंग, ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा। ये जो समिट है SCO का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके साइडलाइंस पर जो मुलाकातें होंगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और रूस और चीन के सदर की मुलाकात स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक और दौरा आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेड है। लिज ट्रस बरतानिया की नौ मुंतखब वज़ीर आज़म ने सबसे पहले जो टेलीफोन कॉल की एक फॉरेन लीडर को, जो उनकी पहली कॉल थी वो थी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। लिज ट्रस ने पहली कॉल की और उनसे मामलात जाने, जंग की सूरत हाल पर बातचीत की गई, और लिज ट्रस को इनवाइट किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कि आएँ मोहतरमा, आप विज़िट करें, बोरिस जॉनसन की जगह लें, हमें बोरिस जॉनसन के जाने का बहुत दुख हुआ, तो आप हमें विज़िट करके बताएं कि आप हमारे साथ हैं, अभी भी यूके हमारे साथ है। तो लिज ट्रस ने कहा कि वो बहुत जल्द यूक्रेन का दौरा करेंगी, कीव का दौरा करेंगी, वहाँ पर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। यूके और अमेरिका दो ऐसे ममालिक हैं जो अभी भी यूक्रेन के साथ फुली कमिटेड हैं। यूक्रेन को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इमदाद हो या फिर यूक्रेन का इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना या उसका साथ देना हो रशिया के ख़िलाफ़, तो अमेरिका और बरतानिया अभी भी यूक्रेन के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जहाँ तक यूरोपियन कंट्रीज़ का ताल्लुक है, तो यूरोपियन कंट्रीज़ का कसूर नहीं है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनको एनर्जी के जो क्राइसिस हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर घेर लिया है। तो यूरोप जो है वो अब यूक्रेन के ये जो लश्कर है, मगरिब और यूरोप का लश्कर, इसमें से यूरोप टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बरतानिया और अमेरिका रूस को शिकस्त देने की ठान चुके हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने जिस तरह का खिताब किया, जिस तरह की तकरीर की, उससे लगता है कि व्लादिमीर पुतिन इस ऑपरेशन को लेकर, अपने अहदाफ को लेकर डैम सीरियस हैं, और जब तक रूस अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर लेता, रूस का ये ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेगा। काउंटर ऑफेंसिव की जो खबरें अब सामने आने लगी हैं कि 3 अतराफ से, 3 सिमतों से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव स्टार्ट हो चुका है, और यूक्रेन की फोर्सेस एक्चुअली कुछ जो देहात है उनके अंदर दाखिल हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू सम मेयर्स, और जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स इस तरह के सामने आई हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस 3 अतराफ से दाखिल हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट मंथ है क्योंकि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की सख्त सर्दियां आने से कबल, नवंबर से कबल एक्चुअली इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं और बातचीत की टेबल पर, लेवल पर बैठना चाहते हैं। क्या वो इस काउंटर ऑफेंसिव में कामयाब होंगे? नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।